हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग वंस अगेन। प्रीवियस 13 लेक्चरों में हमने डिस्कशन किया है, 13 नहीं 14, प्रीवियस 14 लेक्चरों में हमने डिस्कशन किया रेफ्रैक्शन, रिलेटिव रेफ्रेक्टिव इंडेक्स से रिलेटेड। रेफ्रैक्शन के बाद के जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे वो भी हमने डिस्कस किया। हमने वहीं ये भी आपको बता दिया कि आखिर एन ए टू जी क्या होता है। एन मान लीजिए जी टू डब्ल्यू है, उसको क्या लिखेंगे। मान लीजिए एन एल्कोहल, ए टू ए मीन्स एल्कोहल मान लीजिएगा, एल्कोहल टू मान लीजिए फ्लिंट ग्लास है, एफ जी फ्लिंट ग्लास है, तो क्या लिखेंगे। आखिर ये वेलोसिटी ऑफ एल्कोहल अपान वेलोसिटी ऑफ ग्लास कैसे होता है। आखिर ये वेलोसिटी ऑफ ग्लास टू वेलोसिटी ऑफ वाटर कैसे होता है। हमने ये भी बता दिया वेलोसिटी ऑफ एल्कोहल अपान वेलोसिटी ऑफ फ्लिंट ग्लास कैसे होता है। इन सारी चीज़ों के बारे में ब्रीफली हमने बताया। यही नहीं बताया, हमने ये भी बता दिया कि इसको आप लिख सकते हैं क्या, रेफ्रेक्टिव इंडेक्स ऑफ एल्कोहल अपान रेफ्रेक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास भी लिख सकते हैं। इसको रेफ्रेक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास अपान रेफ्रेक्टिव इंडेक्स ऑफ क्या, सॉरी रेफ्रेक्टिव इंडेक्स यानी एन है, एन ए होगा, और वाटर है, अच्छा डब्ल्यू है, ये वाटर हो जाएगा। और अगर हम इसकी बात करें तो रेफ्रेक्टिव इंडेक्स ऑफ एल्कोहल अपान रेफ्रेक्टिव इंडेक्स ऑफ फ्लिंट ग्लास कैसे होगा, एफ जी। समझ में आया। अगर आपने ये सारी चीज़ें बहुत अच्छे से क्लियरली नहीं समझा है तो आपको कहाँ जाना पड़ेगा, लेक्चर नंबर, जल्दी बोलो, जी हाँ 13 में, क्योंकि 14 हमने क्या दिया है आपको, न्यूमेरिकल दिया है सॉल्व आउट करने के लिए, रेफ्रेक्टिव इंडेक्स दे करके उससे सॉल्व कराया है हमने आपसे, ठीक है ना। तो आइए डिस्कस करते हैं, आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा शुरू करें। चलिए अब हम बात करेंगे रेफ्रैक्शन थ्रू ग्लास स्लैब। ग्लास स्लैब के थ्रू रेफ्रैक्शन कैसे होता है। आखिर आई और इमर्जेंट रे कैसे बराबर हो जाता है, मतलब इंसिडेंट रे और इमर्जेंट रे कैसे बराबर हो जाता है, इस पर भी हम ब्रीफली डिस्कशन करने वाले आपसे हैं। पहले हम एक ग्लास स्लैब बनाते हैं और उसको समझते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। यह है आपके पास एक ग्लास स्लैब, और छोटा बनाते हैं थोड़ा सा। यह है आपका ग्लास स्लैब, मान लीजिए ये किसका, और ध्यान रखिएगा ये रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब है। हम जो एक्सपेरिमेंट करने वाले हैं ये आपको एक्सपेरिमेंट भी क्लास 10th में कराया जाएगा, क्लास 10th में तो कम, क्लास 12th में एक्सपेरिमेंट बहुत खूबसूरत कराया जाएगा, ठीक है ना। तो आप जहाँ पे पढ़ रहे हैं ना वहाँ देखिएगा एक्सपेरिमेंट बहुत खूबसूरत होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं इस पॉइंट पे, किस पे, जी हाँ इस रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब पे। अच्छा ध्यान से देखो, ऊपर क्या है, ये ग्लास है तो ऊपर क्या होगा, एयर होगा, कहीं ऐसे ही रखा होगा। ये ग्लास है तो नीचे भी क्या होगा, एयर ही होगा, कुछ ऐसा ही रखा होगा। अब बात करते हैं, ये नॉर्मल है, ये नॉर्मल 1 है। अब ये नॉर्मल है तो ये लाइट है इंसिडेंट हो रही है, और आप जानते हैं कि ये ग्लास है, एयर से ग्लास में जाएगी, यानी कि डेंस रेयर मीडियम से डेंसर में इंटर करेगा, यानी इट बेंड्स टूवर्ड्स नॉर्मल, नॉर्मल की तरफ ये झुक जाएगा। ये होगा आपका इसका रिफ्लेक्टेड रे। वंस अगेन ये फिर से मीडियम चेंज हो रहा है, यानी ये फिर से ये नॉर्मल N2 है, ये नॉर्मल है। इसका मतलब वंस अगेन ये क्या होगा, ये लाइट ग्लास टू एयर जा रहा है, यानी डेंसर मीडियम टू रेयर मीडियम, इट वेंट्स अवे फ्रॉम नॉर्मल। ये क्या करेगा, नॉर्मल से दूर हटेगा। ये है आपका इमर्जेंट रे, इमर्जेंट रे। ये है आपका इंसिडेंट रे, इसको बहुत अच्छे से देखना, इंसिडेंट रे। इसकी बात अगर करोगे तो यही है यहाँ इस समय प्रेजेंट टाइम, प्रेजेंट सिचुएशन में ये क्या है, रेफ्रेक्टेड रे है, रेफ्रैक्टेड रे। लेकिन जब यही इस दूसरे, मान लीजिए ये पॉइंट P है और ये पॉइंट Q है, मान लीजिए P की जब बात करोगे तो ये रेफ्रेक्टेड रे है, लेकिन जब Q की बात करोगे तो ये इंसिडेंट रे है। अभी समझ में आएगा क्यों, थोड़ा सा टाइम दो। इसलिए ये इंसिडेंट होगा, क्यों, क्योंकि ये लाइट एक्चुअल में यहाँ से एक मीडियम से दूसरे में आई तो ये इंसिडेंट था, यहाँ रिफ्लेक्टेड हो गया। लेकिन जैसे ये दूसरे मीडियम में प्रवेश करने लगी, मैंने ग्लास से एयर में जब जाने लगी तो क्या हो गया, ये तुरंत मीडियम चेंज हुआ। इसका मतलब ये इंसिडेंट रे के जैसा बिहेव करेगा, और ये इमर्जेंट रे यानी रिफ्लेक्टेड रे की तरीके से बिहेव करेगा। क्लियरिटी आ रही है, थोड़ा सा ध्यान सीखिएगा। अगर इतनी बातें आपको क्लियर हो गई हैं तो पॉइंट P और Q, इन दो पॉइंट को लेके हम दो इक्वेशन बनाएंगे और उसको सॉल्व करके दिखाएंगे कि ये जो इंसिडेंट रे है और ये जो इमर्जेंट रे है ये दोनों आपस में क्या हैं, पैरेलल हैं। मैं इस चीज़ को क्या करने वाला हूँ, यहाँ प्रूफ करने वाला हूँ कि ये दोनों, अगर मीडियम ऊपर और नीचे दोनों सेम है तो जिस भी मीडियम में इंटर करेगा उसके बाद का क्या होगा, प्रकाश की किरणें वो क्या हो जाएंगी, उसके पैरेलल हो जाएंगी। यानी इनिशियल स्टेज से इमर्जेंट स्टेज में दोनों में क्या हो जाएगा,
जल्दी बोलो, दोनों पैरेलल होगा, दोनों के बीच में एंगल जो होगा वो सेम होगा, यानी वो कभी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं कर सकती, वो हमेशा पैरेलल एक दूसरे की होंगी। समझ में आया? चलो आओ प्रूफ करके दिखाते हैं। अच्छा, स्नेल्स लॉ आपने पढ़ा होगा। स्नेल्स लॉ क्या कहता है? साइन आई अपान साइन आर, यही तो कहता है। और ये हमेशा क्या होता है? कांस्टेंट होता है। और इस कांस्टेंट का नाम आपने थोड़ी देर पहले यानी प्रीवियस लेक्चर में आपने बताया था आर आई, रेफ्रेक्टिव इंडेक्स इसको कहते हैं। क्या कहते हैं? रेफ्रेक्टिव इंडेक्स कहते हैं। अब आइए एट पॉइंट पी की बात करें। एट पी, जब हम पी की बात करेंगे तो ध्यान से देखना, इस एंगल को हम आई कहेंगे और ये जो यहाँ एंगल है इसको हम आर, रेफ्रेक्टिव एंगल कहेंगे। और ध्यान से देखना, जब ये नॉर्मल है और ये भी नॉर्मल है तो ये एंगल आर है, तो ये भी एंगल इसके पैरेलल मतलब बराबर होगा, यानी ये भी क्या हो जाएगा? आर ही होगा। समझ में आया? अभी जूम करके हम इसको दिखाते हैं, बस थोड़ा सा वेट करो, ठीक है ना? अभी मैं जूम करके इसको दिखाता हूँ, बस थोड़ा सा क्या करो, वेट करो, मैं बताता हूँ इसको कि आगे क्या हो सकता है। अब आओ थोड़ा सा देखें, आगे बढ़े। एट पी की बात करो तो क्या हो जाएगा? जल्दी बोलो। एयर से ग्लास में जा रहा है, यानी रिफ्रेक्टिव इंडेक्स जो निकलेगा वो किसका? ग्लास का निकलेगा विद रिस्पेक्ट टू एयर, ये होगा। यानी इसको लिख सकते हो साइन आई अपान साइन आर, और इसको रेफ्रेक्टिव इंडेक्स से तो एक काम करते हैं ना, एन लिख देते हैं, इसको इक्वेशन 1 मान लो। अब हम एट पॉइंट पी नहीं क्यू की बात करेंगे। जब हम इस पॉइंट पे आएंगे तो एन, फिर से रेफ्रेक्टिव इंडेक्स निकालेंगे, ये क्या हो जाएगा? साइन आर हो जाएगा। भाई इंसिडेंट की जगह पर आर है ना, ये एंगल है, और ये है, इस एंगल को हम ई कह देते हैं, इमरजेंट एंगल, यानी साइन आई बाई साइन ई हो जाएगा, साइन आर बाई साइन ई हो जाएगा। इन दोनों इक्वेशन को देखो। अब थोड़ा सा समझना, ये जो एक्चुअल में जो एन है ये एन नहीं है। क्यों? क्योंकि ये एयर से ग्लास में गया और ये ग्लास से एयर में गया, यानी ये रेसिप्रोकल हो जाएगा। बात क्लियर हो गई? बात इतनी क्लियर हुई कि नहीं हुई? ये बोलो जल्दी। अगर इतनी बात क्लियर है तो अगर इसको हम रेसिप्रोकल इसका कर दे तो एन मिल जाएगा, एन इक्वल टू, इसे इंप्लाइज दैट लिख सकते हैं क्या? एन इक्वल टू साइन ई बाई साइन आर लिख सकते हैं, और उसको ना मान के इसको हम इक्वेशन 2 मान लेते हैं। और अगर ये दोनों LHS सेम है तो RHS भी सेम होना चाहिए। RHS सेम है तो यानी कि साइन आई बाई साइन आर इक्वल टू साइन ई अपान साइन आर लिख सकते हैं। साइन आर दोनों साइड है, कट जाएगा, यानी इम्प्लाइज दैट ये मिलेगा साइन आई इक्वल टू साइन ई। सही है? और अगर हम बात करें, साइन है दोनों साइड, कट जाएगा, काटने की जरूरत नहीं है, लेकिन ध्यान रखना काटने की जरूरत नहीं है। इसको आप लिख सकते हैं एंगल ऑफ ई इक्वल टू एंगल ऑफ आई इक्वल टू एंगल ऑफ ई। यानी आपने देखा ये जो एंगल है, एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू द एंगल ऑफ इमरजेंट। यानी आप कह सकते हैं, नाउ वी कैन से दैट the angle AP, the straight line AP and QB, AP parallel to QB, AP parallel to QB। समझ में आया? क्यों पैरेलल हुआ? क्योंकि इनके बीच का एंगल अगर बराबर है तो ये एंगल बराबर है, इसका मतलब क्या करेंगे? ये पैरेलल होकर जाएंगे तभी इनके एंगल बराबर होंगे, अदरवाइज एंगल इनके चेंज हो गए होते। इतनी बात क्लियर हो गई? कोई क्वेश्चन? इतनी बात क्लियर हो गई? एकदम परफेक्ट, समझ में आ गया? या कोई क्वेश्चन है? क्लियरिटी आई? यानी आप इसको कह सकते हैं कि एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू द एंगल ऑफ इमरजेंट। नाउ वी कैन से दैट बोथ लाइंस आर, इंसिडेंट रे एंड इमरजेंट रे आर पैरेलल टू ईच अदर। क्लियरिटी आ गई? अगर इतनी बात क्लियर है तो मैं थोड़ा सा आगे बढ़ूँ। एक्चुअल में आपने एक चीज़ देखा होगा, जब आप रेफ्रैक्शन होता है, जब आप ग्लास स्लैब को, अब ग्लास स्लैब का एक्सपेरिमेंट पढ़ रहे हो तो थोड़ा सा इसको और बताता हूँ। अच्छा, इसको जूम करने के लिए मैंने कहा था ना, थोड़ा सा मैं जूम करके समझाता हूँ, ये भी मैंने कहा था। थोड़ा सा वेट करो, इसको पहले समझा दूँ तब मैं डिस्प्लेसमेंट पे आऊँ, ठीक है ना? डिस्प्लेसमेंट पे मैं बाद में आता हूँ, पहले हम इसको क्लियर कर दें आपके इस कॉन्सेप्ट को। देखो, जब तक आप कॉन्सेप्ट को क्लियर नहीं कर पाओगे तब तक चैलेंजेस आपके सामने ज़्यादा रहेंगे। जब चैलेंजेस आपके सामने रहेंगे तो समझ लो कि समझ में वो बात आने वाली नहीं है। समझ में आया? समझ में आया? समझ में आया? ठीक है, चलो आओ। ये आपने अभी मैंने जो स्लैब बनाया था, यही स्लैब था आपके सामने। आपको मैंने कहा था ये एक नॉर्मल है, और उसके बाद ये भी कहा था मैंने ये भी एक नॉर्मल है। ये लाइट इंसिडेंट हो रही है तो ये बेंड टूवर्ड्स नॉर्मल होगी, यानी नॉर्मल यहाँ बनेगा, दूसरा वाला यहाँ बनेगा, ठीक।
अगर ध्यान से देखो तो ये लाइट क्या होती, सीधी आती, तो ऐसे आती, पर यह ऐसी हो गई, ध्यान से देखना। और अब क्या हो गया, ये ऐसा जाएगा क्योंकि ये सीधी आती, लेकिन मीडियम ये एक्चुअल में रेयरर से डेंसर में आया और यहाँ डेंसर से रेयरर में गया। तो जब कोई लाइट व्हेन अ लाइट गोज फ्रॉम रेयरर मीडियम टू डेंसर मीडियम देन इट बेंड टुवर्ड्स नॉर्मल, तो वो नॉर्मल की तरफ झुक जाती है, अभिलंब की ओर झुक जाती है। लेकिन जब वो डेंसर से रेयरर में जाती है तो वो अभिलंब से दूर हट जाती है। क्लियरिटी आ रही है? यानी एक चीज़ दिमाग में आप बनाए रखो कि ये आई है और ये आर है। अच्छा एक चीज़ देखो, ये कोई दो लाइनें हैं, मान लेते हैं इस नॉर्मल का नाम था N1 और इस नॉर्मल का नाम था N2। N1 और N2 दोनों नॉर्मल है, इसका मतलब किसी भी सरफेस पर क्या है, ये दोनों पैरेलल हैं। भाई होगा ही, तभी तो नॉर्मल होगा। ये 90 ये भी बनाएगा, 90 ये भी बनाएगा। लेकिन अब इसकी ज़रूरत नहीं है, हम बताते हैं आपको क्या कॉन्सेप्ट बताना है, तो थोड़ा सा इसको इरेज करते हैं। अब हमने एक ट्रांसवर्सल ड्रा कर दिया, तिर्यक रेखा। अगर हमने एक तिर्यक रेखा ड्रा किया तो ये दिमाग में बनाए रखना कि जितना एंगल ये होगा, अगर ये थीटा है तो ये भी क्या होगा, थीटा। समझ में आया? जो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स होते हैं वो हमेशा क्या होते हैं, बराबर, इसलिए ये दोनों क्या हो जाएगा, आपस में बराबर हो जाएगा। अब समझ में आया? इसलिए हमने कह दिया था कि आर यहाँ जो आर हमने बनाया था, हमने कहा था वही आर यहाँ भी होगा, और ये इमर्जेंट एंगल कुछ और होगा और ये आई कुछ और होगा। अब उसके बाद जब मैंने प्रूफ किया तो हमने क्या देखा कि एंगल ऑफ जो आई था वही एंगल ऑफ ई भी था, जो एंगल ऑफ आई था वही एंगल ई भी था। ठीक है ना? तो ये चीज़ क्लियर हो गया। अब क्लियर हो गया तो हम डिस्प्लेसमेंट पे आ जाते हैं। किस पे आ जाते हैं बच्चों? डिस्प्लेसमेंट पर, कि ये डिस्प्लेसमेंट आखिर है क्या चीज़। चलो पहले हम इसको छोटा सा एग्जाम्पल से समझते हैं। एक गिलास ले लेते हैं और गिलास में कोशिश करिए ट्रांसपेरेंट गिलास हो, यानी कि गिलास हो जो शीशे का हो, कांच का हो। अगर कांच का गिलास है तो उसमें क्या करो, पानी भर दो तो दिखेगा इधर से उधर, और एक पेंसिल ले लो और उस पेंसिल को उसमें डिप कर दो। क्या करो, उसमें डिप करो। डिप करोगे तो देखोगे हल्का सा बेंड हो गया है, मतलब ऐसा कभी कभी फील होता है कि ये तो पेंसिल टूट गया है। आप साइड में बैठ करके देखो, ऐसे गिलास करो और ऐसे साइड से देखो तो आप देखोगे कि ऐसा लगेगा कि ये तो पेंसिल टूट गया है। पर क्या वो पेंसिल टूटा होता है? जी नहीं, एक्चुअल में रिफ्रैक्शन हो रहा होता है, मीडियम चेंज हो रहा है। तो हमारे पास लाइट जो आ रही है वो थोड़ा पहले और थोड़ा बाद में आ रही है, क्योंकि किसी में स्पीड कम, रिफ्रैक्शन के बाद में किसी में स्पीड कम और किसी में स्पीड ज़्यादा होती है। तो जो रिफ्लेक्शन के बाद में उस पर पड़ने वाली लाइट मेरे आंखों तक आ रही है, जो एयर में है उसकी लाइट जल्दी आ रही है और जो ग्लास में है उसकी लाइट कम आ रही है, इसलिए हमें वो बेंड फील होती है, यानी टूटी हुई फील होती है। पर ऐसा टूटा उटा कुछ भी नहीं होता है। पर वही जो चेंज आया, अब इस स्लैब के लिए लेके चलते हैं। जो आपने स्लैब अभी देखा था, इस स्लैब के एक किनारे ट्रांसपेरेंट होता है, एक किनारे आप एक ऐसा पेंसिल लगा दो। जैसे मान लेते हैं कि एक एग्जांपल ले लीजिए, मान लेते हैं यही स्लैब है, एक एग्जांपल लो, मान लो ये स्लैब है और इसके इस साइड में अगर एक पेंसिल लगाओ और इस साइड से देखोगे, एक साइड पेंसिल लगाओ और दूसरी साइड से देखो तो लगेगा आपको कि ये हल्का सा कुछ डिस्प्लेस हो गया है। पेंसिल उस साइड से है, आपको लगेगा पेंसिल है यहाँ एक्चुअल में, लेकिन वो डिस्प्लेस होकर के यहाँ दिखाई दे रहा है। इसको कहते हैं लेटरल डिस्प्लेसमेंट। क्या कहते हैं? लेटरल डिस्प्लेसमेंट। अभी जो पार्श्व विस्थापन, इसको हिंदी में कहते हैं बच्चों पार्श्व विस्थापन। ये जो पार्श्व विस्थापन होता है ये होता आखिर कैसे है? ये लेटरल डिस्प्लेसमेंट होता कैसे है और इसके मेन फैक्ट्स क्या क्या हैं, किन किन चीज़ों पर ये डिपेंड करता है लेटरल डिस्प्लेसमेंट? बच्चों लेटरल डिस्प्लेसमेंट जो होता है वो ग्लास स्लैब के थिकनेस पर डिपेंड करता है। पहला कंडीशन जानू, किसके? थिकनेस ऑफ स्लैब, मतलब आपका स्लैब जितना थिकनेस ऑफ स्लैब का थिकनेस जितना होगा, ग्लास स्लैब जितना मोटा होगा उतना ज़्यादा उसमें लेटरल डिस्प्लेसमेंट, उतना ज़्यादा वो लगेगा कि दूर है। मछली मारने वाले जब होते हैं, जो स्टिक से मछली मारते हैं, वो क्या करते हैं? स्टिक फेंकते हैं। आप कभी ध्यान से देखना, वो लगता है स्टिक टेढ़ा हो गया, स्टिक टूट गया, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं होता। ना तो स्टिक टेढ़ा होता है और ना ही स्टिक टूटता है। फिर भी वो स्टिक ऐसा फील होता है, वो जो डंडा होता है उनका, वो ऐसा लगता है कि टूट गया या टेढ़ा हो गया, पर ऐसा कुछ नहीं होता। वो सिर्फ डिस्प्लेसमेंट की वजह से होता है और उसमें ज़्यादा दिखता है क्योंकि पानी की थिकनेस ज़्यादा होती है। यानी कि स्लैब, यानी कि जो दूसरा मीडियम है उसका थिकनेस कितना है। तो पहला कंडीशन आपने देखा कि थिकनेस ऑफ स्लैब के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, मतलब स्लैब की थिकनेस जितना बढ़ाओगे डिस्प्लेसमेंट उतना ही बढ़ेगा, डिस्प्लेसमेंट उतना ही बढ़ेगा। समझ में आ गया? समझ में आ गया?
यानी जितना थिकनेस आप बढ़ाओगे उतना ही डिस्प्लेसमेंट उसका बढ़ेगा। आ जाओ दूसरे फैक्टर पर बात करते हैं। इसके 4 बेसिक फैक्टर्स हम बताएंगे। तो पहला फैक्टर है कि थिकनेस पर डिपेंड करेगा, दूसरा फैक्टर है इंसिडेंट एंगल पर डिपेंड करेगा। क्या? एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ इंसिडेंस कि क्या होगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा क्या, डिस्प्लेसमेंट। मैंने क्या कहा कि जो डिस्प्लेसमेंट होगा वो एंगल ऑफ इंसिडेंस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, यानी कि जो लाइट आप गिरा रहे हो अगर वो 30 डिग्री पर गिराओगे तो कम डिस्प्लेसमेंट, अगर 45 पे गिरा दोगे तो ज़्यादा डिस्प्लेसमेंट, अगर आप 60 पे गिरा दोगे, 80 पे गिरा दोगे तो कुछ ज़्यादा डिस्प्लेसमेंट होगा। उसमें डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, ज़्यादा होगा, यानी एंगल ऑफ इंसिडेंस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। क्या होगा? एंगल ऑफ इंसिडेंस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। क्लियरिटी आ गई? अगर 2 चीज़ें समझ में आई तो आगे बढ़ें। तीसरा फैक्टर है जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वो यानी स्लैब होगा, यानी मीडियम। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम के भी क्या होगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, मीडियम ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, यानी कि जितना रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज़्यादा होगा उतना ज़्यादा डिस्प्लेसमेंट होगा, जितना रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम होगा उतना ही डिस्प्लेसमेंट कम होगा। बात क्लियर समझ में आई? और अगर हम बात करें वेवलेंथ के, वेवलेंथ ऑफ लाइट के, किसके? वेवलेंथ ऑफ लाइट के, उसके क्या होता है, वो वेवलेंथ के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। क्या होता है? वेवलेंथ के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, डायरेक्टली नहीं, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। क्या? डिस्प्लेसमेंट। हमने आपको 4 फैक्टर बताए डिस्प्लेसमेंट, हमने आपको 4 फैक्टर्स बताए और इन चारों फैक्टर को क्लियर किया हमने। कैसे? हमने कहा कि बेटा जो थिकनेस होता है, स्लैब का थिकनेस जितना होगा, अगर इस स्लैब की खाली बात करो, ये कांच की बनी हुई है, इस स्लैब की बात करो, इस स्लैब का थिकनेस जितना होगा उतना ज़्यादा डिस्प्लेसमेंट होगा। मतलब अभी मान लो 2 सेंटीमीटर है और 6 सेंटीमीटर का ले आओ तो 3 गुना बढ़ जाएगा। भाई 2 को 3 से मल्टीप्लाई किया, 6 सेंटीमीटर किया आपने, जब स्लैब की थिकनेस 3 गुना बढ़ाया तो आप 3 ही गुना क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा आपका क्या, डिस्प्लेसमेंट। अगर 1 सेंटीमीटर डिस्प्लेस दिख रहा था तो 3 सेंटीमीटर डिस्प्लेसमेंट दिखाई देगा। एंगल ऑफ इंसिडेंस के, एंगल ऑफ इंसिडेंस अगर 30 डिग्री था, 30 से आपने 40 किया तो डिस्प्लेसमेंट अगर 3 mm 5 mm था तो 5 mm से 7 mm 8 mm, यानी कि बढ़ेगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। और अगर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की बात करो, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स यानी नॉर्मल ग्लास हो, फ्लिंट ग्लास हो, है ना, इन सारी ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जैसे जैसे बदलेगा, जितना इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बढ़ेगा उतना ही इसका क्या बढ़ेगा, जल्दी बोलो, डिस्प्लेसमेंट, लेटरल डिस्प्लेसमेंट भी बढ़ेगा। और चौथी बात वेवलेंथ है, अगर इसका वेवलेंथ ज़्यादा है तो डिस्प्लेसमेंट कम होगा, और अगर वेवलेंथ कम है तो डिस्प्लेसमेंट ज़्यादा। इनवर्सली प्रोपोर्शनल का मतलब क्या होता है, उल्टा, अगर इसको ज़्यादा करोगे तो वो डिस्प्लेसमेंट घट जाएगा, लेटरल डिस्प्लेसमेंट, और अगर क्या करोगे, वेवलेंथ बढ़ा दोगे तो लेटरल डिस्प्लेसमेंट बढ़ जाएगा। इस तरीके से बच्चों ये लेक्चर भी फाइनल होता है। अब आपको बता दूं मैं, कंटिन्यू हम लर्निंग करते जा रहे हैं, लर्निंग करते जा रहे हैं। अगर आप रिवीजन नहीं कर रहे हैं तो ये वेस्ट चला जाएगा। क्या हो जाएगा, ये वेस्ट चला जाएगा। अगर आप एक बेहतर कल का निर्माण करना चाहते हैं तो एक दिमाग में बनाए रखो कि खूब ज़बरदस्त रिवीजन होना चाहिए, खूब ज़बरदस्त, यानी जितना ज़्यादा रिवाइज कर सको उतना ज़्यादा रिवाइज करो। हाँ, इसके बाद हम बात करेंगे लेंसेज की। किसकी बात करेंगे, लेंसेज। अभी तक आपने मिरर पढ़ा, मिरर के बाद में ग्लास स्लैब पढ़ा, ग्लास स्लैब की एक्सपेरिमेंट देखा आपने, लेटरल डिस्प्लेसमेंट देखा, और अब हम बात करेंगे लेंसेज की। मिलते हैं आपसे अगले लेक्चर में, तब तक के लिए विश यू ऑल द बेस्ट, बाय बाय, टेक केयर।